बेंगलुरु में कुदरत ने आसमान से आफत क्या बरसाई तो माने देश की सिलिकॉन वैली की तमाम व्यवस्थाएं पानी पानी हो गईं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। दरिया में तब्दील सड़कें और ट्रैक्टरों के सहारे ऑफिस पहुंचने की कोशिशें करते आईटी हब कहे जाने वाले बैंगलोर की अलग ही तस्वीर बयां हो रही है। बारिश ने अब तक यहां 2 कांस्टेबल समेत 5 लोगों की जान ले ली है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारी बारिश से हुई इस तबाही के कारण कल सिर्फ 5 घंटे में आईटी सेक्टर को करीब 225 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद अब एक बार फिर देश की जानी मानी कंपनियां विप्रो, अमेजन और फ्लिपकार्ट ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से करने की सलाह दी है। और ये बदहाली केवल बेंगलुरु तक ही नहीं सिमट कर रह गई है, बल्कि बेंगलुरु में हुई इस तबाही का असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। देश में जहां जहां बेंगलुरु से सब्जियां और दूसरे सामानों का निर्यात किया जाता है, वहां कीमतें उछाल मार रही हैं। और ये आफत अभी भी थमती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 8 और 9 सितंबर को केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब आफत आई है तो सवाल उठना भी लाजमी है कि बेंगलुरु की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, और व्यवस्थाओं में ऐसी क्या कमी रह गई कि इस बारिश ने सिलिकॉन सिटी की तस्वीर ही धुंधली करके रख दी है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। बेंगलुरु की बदहाली से जुड़े तमाम फैक्टर्स पर हम एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे टाउन प्लानर राजीव मिश्रा जी, और बेंगलुरु से हमारे साथ टाउन प्लानर एक्सपर्ट शांतप्पा बी ऑनर जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं बारिश की बदहाली बेंगलुरु वासियों की जुबानी। Well, it's mostly who are suffering are the employees, because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. Okay, and this situation has been happening not from 1 or 2 years; it's been happening from the past 10 years. Majority of my colleagues who are working here, it's affecting them a lot. For them, they have to either do work from home or just take leaves off, and that's cancelling their paycheck and everything as well. For 2 days they were in office because of this blockage. Their vehicles also stopped. That is the main reason. That is the main reason, because the Rajkalus has been blocked by this kind of people. Yeah, I am from Bellandur only. Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. Also, I have heard that drinking water supply will also be affected for 2 days. तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बेंगलुरु वासियों को। यहाँ पर जिस तरह से बारिश हो रही है और पूरे शहर में पानी जमा हो गया है, उसकी वजह से दिक्कतें जाहिर तौर पर हो रही हैं। मेरे 2 खास मेहमानों का स्वागत करते हैं, राजीव जी, शांतप्पा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शांतप्पा जी, पहले आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप बेंगलुरु से हैं, आप स्थिति वहाँ देख रहे हैं, आखिर क्या गलत हो रहा है? आखिरकार इतनी बड़ी सिटी, इतना हज़ारों करोड़ों का वहाँ पर IT हब है, कहाँ पर प्लानिंग में कमी हो रही है जिसकी वजह से आज बेंगलोर वासियों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है? Thank you. I would like to say that we are all responsible, not only planners. I mean, even the institutions like urban local body, the administrators, the politicians, and even the citizens. All of us are responsible for this particular, state of affairs. So, no, we have seen that, probably in my lifetime, I have not seen this kind of havoc in Bangalore, and not only in Bangalore, even throughout Karnataka, things are happening very, very bad, and we must be, prepared for this kind of, casualties. And when we plan for an urban area, we always take into the information related to drainage pattern, and then superimpose over that one the developments, and then plan accordingly. But what happens is, the things are not happening. The enforcement machinery is not very strict. So the thing is, what happens is, the conflicting areas have been developed by the people, by the builders, unauthorizedly. So therefore, these things are happening very, very, very badly. And as far as the Rajkalways are concerned, I think we have 3 major drainage system in Bangalore. All these things have been encroached, and we do not have the sense of responsibility, and the public, we do not respect the public land, and we always keep on encroaching upon. So this kind of attitude, by the citizens of of this country, as well as the authorities who are monitoring all these things,
are responsible. Once we do all these things, definitely, because what happens is, to remove this kind of, encroachments on water bodies and then the Raj Kalways and other things, what happens is we do it very ad hocly, very randomly. We do not do it, comprehensively. An integrated approach is not being taken up. So therefore, such things happen. I have been doing this particular kind of, TV channels and other things for the last 5 to 6 years. But we discuss and then go away. But the urban local bodies should think, comprehensively integrated approach. Then they must see that a comprehensive, total station survey must be carried out, and then see that how many properties are affected, how many properties are there, and then identify what are the unauthorized constructions, what are the legal constructions. All these things will have to be, a lot of homework is to be done. Otherwise, what happens is, during this kind of season, we talk and then forget, and with the result, all of us are facing this kind of problem. तो All यहाँ the पर कहीं ना infrastructure कहीं related सब that- लोग जिम्मेदार हैं। धीरे धीरे जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस परेशानी से निकला जाए। ड्रेनेज की समस्या है ही, प्लानिंग की समस्या है ही। आपको कुछ और अपडेट्स भी देते हैं यहाँ पर। बेंगलुरु में आज जो भले ही हमने देखा कि बारिश आज नहीं हुई, लेकिन बरसात से बेंगलुरु वासियों को राहत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। Heavy rain for the next 2 to 3 days in Bangalore city. So, and we have issued yellow alert for that. और बेंगलुरु में जल जमाव की मार झेल रहा पूरा शहर दिख रहा है हमको। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं टैंकों में बारिश का पानी भरने से पूरे शहर की वाटर सप्लाई प्रभावित हो गई है। आलम यह है कि लोग बोतल का पानी पीने को मजबूर हैं। हमारी सहयोगी नेहा ने यह खास रिपोर्ट भेजी है आपके लिए, देखिए। बेंगलुरु में अभी 2 दिन से बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रैक्टर पे चलते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि कैसे पूरे रोड में अभी पानी भरा हुआ है। 3-4 फीट तक इनफैक्ट पानी भरा हुआ है और यहाँ के लोगों को अभी काफी मुसीबत हो रही है। यहाँ के सारे रेसिडेंट्स को अगर मेन रोड तक पहुँचना है, उनको या तो बोट या ट्रैक्टर में ही इनफैक्ट कम्यूट करना है। यहाँ तक कि यहाँ के सारे रेसिडेंट्स जो है इनको काफी अभी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे चाहे कि एमएलएज हो या कोई भी हो, इनफैक्ट वो आके सिर्फ सारे रेसिडेंट्स को विजिट करके वो यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको ऐसे टाइम पे ये भी बता दें कि ये सारे लोग जो आप देख सकते हैं, जो अभी ट्रैक्टर पे इनफैक्ट इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ 100 मीटर्स या 150-200 मीटर्स ट्रैवल करने के लिए ऑलमोस्ट ट्रैक्टर यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि काफी इनफैक्ट सप्लाईज, एसेंशियल सप्लाईज जो है, चाहे खाना हो, चाहे वाटर बॉटल्स हो, ये सारा इनफैक्ट उनको सप्लाई किया जा रहा है ट्रैक्टर्स और बोट्स के इनफैक्ट मुताबिक। यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि जो ये अभी पानी यहाँ पे जो भरा हुआ है, जो 2 दिन से जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 2 दिन से पानी भरा हुआ है, ये कम होने का इसका कोई भी इनफैक्ट अभी साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोग काफी इनफैक्ट तंग आ चुके हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कैसे सप्लाई किए जा रहे हैं। यहाँ पे पानी की बोतल जो है वो भी यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये एरिया में डिलीवरीज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वाटर सप्लाई पूरा इफेक्ट हो चुका है। यहाँ का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशन जो फुल हुआ था, उसके वजह से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे भी काफी इसका इनफैक्ट अभी इफेक्ट हुआ है। ये देखना बाकी होगा कि जो अभी राजनीति चल रही है यहाँ की बारिश को लेकर, जो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को इनफैक्ट उठा के ब्लेम कर रहे हैं, ये कब इनफैक्ट यहाँ पे बंद होगा और कब यहाँ के लोग को थोड़ा सा इनफैक्ट रिस्पाइट मिलेगा बारिश से।
राजीव जी, आपको करेंगे चर्चा में शामिल। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि उनका ये बता रही हैं कि बारिश नहीं हो रही है। अभी जब वो आज उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो आज बैंगलोर शहर में बारिश नहीं है, इनफैक्ट धूप निकल रही है। जब वहाँ बात कर रही हैं वो, उन्होंने जब हमारे लिए ये रिपोर्ट बनाई, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। 2 दिन से पहले 2 दिन 3 दिन से जो बारिश हुई थी और जो पानी जमा हो गया है वो पानी निकल नहीं रहा है। बैंगलोर जैसे शहर में ड्रेनेज की इतनी बड़ी समस्या कैसे हो सकती है? हाँ सर, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि सिलिकॉन वैली समझने में तो देर नहीं लगती। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो प्रौद्योगिकी तौर पर, टेक्नोलॉजी की तौर पर बैंगलोर हमेशा से ही आगे रहा है। क्या करना चाहिए इस मामले में, मैं आपको 2 सुझाव देना चाहूँगा। पहले तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैपिंग सिस्टम होती है, इसको कहते हैं फ्लड मैप सिस्टम। ये आर्क GIS मैप से बैंगलोर को जोन में डिवाइड करके फ्लड मैप सिस्टम बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है। बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ्लड मैप बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बैंगलोर सिटी का, क्योंकि अगर पानी गिरता है तो बिजली चली जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है और लोग फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो विकास योजना करते हैं और जो पर्यावरण योजना करते हैं, वो एक ही आदमी साथ में बैठ के इस पर विचार करें। और ये जो फ्लड होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि पानी को जाने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता। मेरे ख्याल से बैंगलोर में वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, वाटर हार्वेस्टिंग या सरफेस फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ये कर सकते हैं। बैंगलोर के अर्बन लोकल बॉडीज अगर चाहें तो सॉफ्टवेयर आर्क GIS का इस्तेमाल करके फ्लड मैप सिस्टम बनाएं। और ये हर साल बारिश होती है सर, हर साल ऐसा प्रकार का नियोजन करने से लोगों को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, ऐसा मेरा सुझाव है। राजीव जी, यहाँ पर चिंता की बात तो अब ये है कि जो मौसम विभाग है, उन्होंने 8 और 9 तारीख को आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, इन सब एरिया में और बारिश होने की संभावना जताई है। अभी हमने एक यहाँ पर जो कमेंट्री है वो भी सुनवाई अपने दर्शकों को। अब मेरा सवाल ये है कि अब लोग करें क्या यहाँ पर, क्योंकि अब अभी उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाने का सामान नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से जो है आने वाले समय में फ्लाइट्स इंपैक्टेड हो रही हैं। अगर और बारिश होती है अगले 2 दिन तो लोग क्या करेंगे? तो बहुत मुश्किल स्थिति बन गई है उनके लिए। ये बिल्कुल सही सर। वाटर कलेक्शन सिस्टम जो होता है शहर का, इसको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेवल्स के हिसाब से बांटना बहुत जरूरी है। अभी अगर बैंगलोर की लोकल बॉडी चाहे तो वाटर सिस्टम्स जो हैं, जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, उसको पानी निकालने के लिए नया नियोजन करे, ताकि आने वाले 2 दिनों में कम से कम ट्रैफिक मैनेजमेंट बरकरार रहे और पानी को जाने का मार्ग जो वो देना चाहते हैं वो लोगों की मदद से करें। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी इतने कम समय में कोई काम करना संभव नहीं होगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी बैंगलोर की अर्बन लोकल बॉडी ले और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण करें। हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम होता रहेगा, और अगर अब ये ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले बारिश में भी ये कुछ कर पाएंगे। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है जितना फेमस है अपना सिलिकॉन वैली होने की वजह से, थोड़ा सा इनफेमस भी है अपने ट्रैफिक की वजह से, जैसी बात आप भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी समस्या ट्रैफिक की बात रहती है और इतना पानी भरने के बाद तो लोगों को और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु वाटर लॉगिंग की वजह से हमने देखा कि लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भरोसा जताया है कि वाटर सप्लाई की समस्या से निपट लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हालात को सामान्य करने के लिए सरकार इसे चैलेंज के तौर पर ले रही है। सभी इंजीनियर्स, वर्कर्स, SDRF की टीम लगातार काम कर रही है। Karnataka, especially Bangalore, has received unprecedented heavy rain. For last 90 years, such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks have breached. And there is continuous rain. Even today it is raining. Every day it is raining. Therefore, Bangalore, there is a picture that entire Bangalore is in problem. Entire Bangalore is not in problem. Our officers, our engineers, our workers, our SDRF team,
is working 24/7. This is done because of maladministration and totally unplanned administration of the previous government, Congress government. I think depends upon the climate. इसमें IMD रिपोर्ट दिया फर्दर 2 दिन का और येलो अलर्ट का है और ऑरेंज अलर्ट भी कोडगु और थ्रू आउट कर्नाटका में भी कोस्टल एरिया का भी अलर्ट है, उसी के अनुसार ये रहना पड़ा है। मेरे तरफ से एक इसमें टोटल 2 टीम्स है, हम लोगों ने इसको 2 टीम्स को हम लोगों ने बाइफरकेट 4 जगह पर काम किया अभी टोटल 60 लोग हैं सर टोटल। शांतप्पा जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपके पास कोई आइडिया आप दे सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अभी है? क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज बारिश नहीं भी हो रही है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है, अगले 2 दिनों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या शॉर्ट टर्म अलर्ट इस समय जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है बैंगलोर का वो ले सकता है ताकि लोगों की परेशानियां कुछ कम हो सके? Yeah, now it is raining. It's not that it is not true that it's not raining. It is raining right now. It has started right now, and this time, what we should do is because every time it happens, every year it happens, but this year it is totally. I mean, entire administration is totally collapsed. Urban infrastructure, all the things, it has affected 90% of the citizens. Laborers, food, and almost all the people. I mean, people who are working in different industries and all those things. Now, what we should do is we should try to rejuvenate and protect all our 3 basic and major drainage systems which are there in Bangalore, and an extensive total station survey has to be done. Otherwise, what happens is it becomes very ad hoc and very random, and with the result, we will not be able to do anything. So we have to have a comprehensive survey of the entire system and then see that where exactly the problems are coming up and then try to address those things. And meanwhile, I think that this kind of havocs and all these things, what we should do is, I think government should do some kind of temporary arrangements like opening up of some tents and other things and all those things. But technically, I would say that it has to be identified. We do not know. People, we have been always discussing about the Raj Kalways. Today, it is not only the Raj Kalways, but also the entire urban, metropolitan area is being affected. Now, who is to be blamed? Now we have to think, these things. Earlier we used to always say that blame the Raj Kalways have been encroached, blocked, and other things. But now, today, entire, major road systems is flooded. Major colonies are, affected. Major apartments have been flooded. It has become really, unimaginable. It's very, very, very difficult. I think disaster management has to be brought in, and then see that the people who are affected are helped in reality. यहाँ पर यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस तो बहुत मुश्किल है, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके जरिए ही पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सकता है। सरकार को आगे आना होगा, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आगे आना होगा। फिलहाल ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से हम सभी बैंगलोर वासियों को ये कहना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर न निकलिए। कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं, उसको फॉलो कीजिए क्योंकि अगले कुछ दिन और बैंगलोर में बारिश होने वाली है, आसपास के इलाकों में बारिश होने वाली है और जो पानी जमा हो रहा है वो समस्या लगातार बनी ही रहेगी। शांतप्पा जी और राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दे रही है। अब तक 16 राज्य इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और कई राज्य जल्द इससे जुड़ेंगे। ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित से खास बातचीत में बताया कि NSWS के जरिए अब तक 13,700 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सरकार जो है वो गाड़ियों में पीछे की सीट पर सीट बेल्ट लगाने को कंपलसरी कर सकती है। इस समय यहाँ पर जो नितिन गडकरी का बयान आ रहा है परिवहन मंत्री जी का, उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर ये जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कार में जितने भी यात्री होंगे उन सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी
हो सकता है। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक हादसे में मौत हुई, जिसके बाद ये चर्चा काफ़ी बढ़ी और बात आगे बढ़ी कि क्या पीछे की सीट पर गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होना चाहिए या नहीं। साइरस मिस्त्री साहब जो है वो अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा कर रहे थे अपनी गाड़ी में और वो पीछे की सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो उस हादसे में उनकी मौत हो गई। कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये बात कही कि गाड़ियों में जो सीट बेल्ट लगा होता है वो सुरक्षा के लिए है और पीछे की सीट पर जो लोग बैठे होते हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो सरकारी नियम है वो ये कहता है कि ड्राइवर को और आगे की सीट पर जो लोग बैठे हैं उनको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन पीछे की सीट पर जो बैठे हैं उनके लिए अनिवार्य अभी तक नहीं था। आने वाले समय में ये बहुत जल्दी अनिवार्य हो जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम माना जाना चाहिए। कई जानें बचेंगी इससे और कई तरह के जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें ये निकल कर आया है कि लोगों की जो पीछे की सीट पर भी बैठे होते हैं अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उन्हें काफ़ी जो है खतरा रहता है अगर गाड़ी का एक्सीडेंट किसी वजह से हो जाता है। तो जो नया ट्रिगर इस पूरी चीज़ पर है वो ये है कि 2 दिन पहले साइरस मिस्त्री साहब की जो मृत्यु हुई उसका कारण यही था कि वो गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं और अपडेट उनसे लेते हैं। समीर, सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है कि जो पीछे की सीट पर यात्री बैठे होंगे उनके लिए सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। क्या और डिटेल्स आपके पास आ रही हैं अभी नितिन गडकरी जी के बयान से? सड़क सुरक्षा की दिशा में सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। आने वाले दिनों में अगर कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसलिए सरकार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरफ कदम बढ़ा रही है और इसको लेकर के सड़क परिवहन मंत्रालय संभवतः इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक अगर आप कार की पिछले सीट में बैठे हैं तो सड़क सुरक्षा के लिए आपको पिछले सीट में बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा और इसको अनिवार्य किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें प्रक्रिया के तहत पहले तो जनता से राय मांगी जाएगी, उसके बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा और एक बार जब इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में अगर आप कार की पिछली सीट में बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। और इसको सरकार इसलिए लागू करना चाहती है क्योंकि सड़क सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। खासकर हाल ही का जो मामला था जिसमें मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का निधन होता है क्योंकि वो कार की पिछली सीट में बैठे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि सीट बेल्ट लगाना कार की पिछली सीट पर अगर आप बैठे हैं तो इसको क्या अनिवार्य किया जाना चाहिए। और अब सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है जिसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है, उसके बाद इसको अनिवार्य किया जाएगा। तो इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर आप गाड़ी की पीछे सीट पर भी बैठे हैं तो भी अगर आप यात्रा करते हुए आपको जो सीट बेल्ट है वो लगाना कंपलसरी होने वाला है। सरकार इस पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन लाने वाली है। जैसा समीर बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। जैसा कि अभी तक नियम है कि ड्राइवर को और उनके साथ जो बैठे हैं यात्री उनको, आगे की सीट पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो उन्हें फाइन देना होता है। पीछे की सीट पे अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन अब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और अब ये कंपलसरी बना दिया जाएगा कि अगर आप गाड़ी में पीछे की सीट पर भी बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा। काफ़ी अहम कदम यहाँ पर सड़क सुरक्षा को लेकर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से उठाया गया है। बहुत शुक्रिया समीर उस अपडेट के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पीछे की सीट पर अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यहाँ पर Hyundai की एन लाइन प्रोडक्ट्स को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग के सीनियर डायरेक्टर ने ET नाउ स्वदेश संवाददाता दानिश आनंद को बताया कि वेन्यू एन लाइन में 30 से ज़्यादा नए फीचर्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स की सेफ्टी Hyundai की प्राथमिकता है। आज आपने वेन्यू एन लाइन को लॉन्च करा है, सबसे पहले सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी और इसमें क्या खास रहेगा जो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे एन लाइन को लेने के लिए? देखिए, वेन्यू एन लाइन एक बहुत ही खास गाड़ी है बिकॉज एन लाइन रेंज जो है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। हमने 1 साल पहले लगभग i20 एन लाइन निकाली थी बिकॉज हमारा ये मार्केट रिसर्च ये कहती थी कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि WRC कार से इंस्पायर्ड हैं और अब जब आप देखते हैं कि SUV का ज़माना है तो वेन्यू एन लाइन एक बहुत ही एक नेचुरल चॉइस हो जाती है हमारे लॉन्च करने के लिए। आपने चेंजेस की बात की तो लगभग 30 चेंजेस हैं इसमें वेन्यू के मुकाबले में।
चाहे वो एक्सटीरियर्स में आप देखेंगे, चाहे वो ग्रिल है, R16 अलॉय व्हील है, रेड इंसर्ट्स हैं रूफ रेल पे, इंटीरियर्स एंगेजिंग है बहुत ज़्यादा, ऑल ब्लैक हैं, सीट्स पे आप देखिए बहुत आपको एकदम अलग से दिखाई देगा, गियर नॉब देखिए, साउंड देखिए, टर्बो 1.0 टर्बो GDSI टर्बो है जिसमें कि 120 PS की पावर मिलती है, 17.5 kgm का टॉर्क मिलता है। तो गाड़ी में बहुत कुछ है, परफॉर्मेंस, स्पोर्टीनेस, एस्थेटिक्स, और हमारा ये मानना है कि इस गाड़ी का बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। और अगर नंबर्स की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 2023 में हम लगभग 6000 i20 और 10,000 वेन्यू से 16,000 के आसपास का अपना एनलाइन पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ देख पाएंगे, और आगे जाके अगले 2-3 सालों में हम एनलाइन पोर्टफोलियो को और बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं। राइट सर, 2022 कैलेंडर ईयर खत्म होने को आया, क्या इस साल की सेल्स आपकी एक्सपेक्टेशन को उसने एक्सीड कर लिया है, और क्या खास रहा आएगा इस और साल में कि ताकि आपकी सेल्स और बढ़े? देखिए, अगर आप देखें पिछले 2-3 साल लगभग कोविड के साल थे, और लेकिन हुंडई ने अनअबेटेड नए मॉडल्स लॉन्च करना जारी रखा, और हमारा रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो नई क्रेटा हो या नई i20 हो या अल्काजार हो। अभी नई ट्यूसॉन में लगभग 4,500-5,000 हज़ार बुकिंग आ चुकी हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और जहाँ तक 2022 की बात है, मेरे को बहुत खुशी है बताने में कि हम अपनी हुंडई मोटर इंडिया के इतिहास में हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल करने वाले हैं कैलेंडर 2022 में। इससे पहले हमने देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर दे रही है। अब तक 16 राज्य सिस्टम से जुड़ चुके हैं और कई राज्य जल्द ही इससे जुड़ेंगे। DPIIT की एडिशनल सेक्रेटरी सुमिता लावरा ने 18 स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित से खास बातचीत में बताया कि NSWS के जरिए अब तक 13,700 से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसके अंदर हमारे जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे वो क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स का काफ़ी देर से ये कहना है कि एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे हम एक पोर्टल के थ्रू क्लियरेंसेस के लिए, इन्वेस्टर रिलेटेड क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई कर सकें, और हमें डिफरेंट ऑफिसेज में घूमना ना पड़े और डिफरेंट लोगों से मिलकर हमें डिलेड क्लियरेंसेस का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बना है, और इसके अंदर अभी अगर हम देखें तो 24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स जुड़ चुके हैं, उनकी क्लियरेंसेस जुड़ गई हैं। टोटल 180 इन्वेस्टर रिलेटेड क्लियरेंसेस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आ चुकी हैं। और अगर हम देखें कितने और डिपार्टमेंट्स जुड़ने हैं, अभी 8 डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और जुड़ेंगे। और स्टेट्स का अगर हम देखें तो हमारी 36 स्टेट्स और यूटीज़ में 16 स्टेट्स ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं जिनके मैच्योर सिंगल विंडो सिस्टम थे स्टेट लेवल पर। कुछ स्टेट्स के सिंगल विंडो सिस्टम्स अभी बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, वो प्रोग्रेस में है। और 7 स्टेट्स के पास सिंगल विंडो नहीं है, उनको हम अपनी टेक्निकल आर्किटेक्चर ऑफर कर रहे हैं। हम पहले स्टेट लेवल पर उनकी सिंगल विंडो बनवा रहे हैं और फिर उसको जोड़ रहे हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। इस वक्त अगर हम देखें तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स ने आके नो योर अप्रूवल प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस ली है, और 14,000 के करीब अप्रूवल्स हो चुके हैं, और अनदर 13,000 अप्रूवल्स प्रोसेस में हैं। तो 25,000 के करीब लोग अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें 14,000 को अप्रूवल्स मिल चुके हैं। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे मैंने कहा, इस वक्त फंक्शनल है 24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट्स के साथ, और 16 स्टेट्स जो ऑलरेडी इस पर अप्रूवल्स दे रही हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर में बराबरी का मौका देने के लिए सरकार बड़े रिफॉर्म की तैयारी में है। सरकार पावर ग्रिड से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को अलग कर सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार CTU यानी कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिमिटेड को पूरी तरीके से पावर ग्रिड से अलग करने जा रही है। इसकी योजना भी लगभग तैयार की जा चुकी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पावर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, CTU एक इंडिपेंडेंट PSU कंपनी होगी जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अभी CTU पावर ग्रिड की 100% सब्सिडियरी
कंपनी है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव इसलिए तैयार किया है ताकि ट्रांसमिशन सेक्टर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके। गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनियों के बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार इस मसले को उठाती रही है कि क्योंकि PGCIL जो है एक प्लानर भी है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट भी है, लिहाजा उसको इसका फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ उन प्रोजेक्ट्स के मसले में जहां पर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां भी पावर ग्रिड को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि अब CTU को पूरी तरीके से पावर ग्रिड से अलग कर दिया जाए, यानी प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी अब पावर ग्रिड से अलग कर दिया जाएगा। पावर ग्रिड दूसरी कंपनियों की तरह ही इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि देश में करीब 90% से भी अधिक ऐसे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर या तो पावर ग्रिड का अधिकार है या फिर पावर ग्रिड उसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन नए बदलाव से प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा और कंपनियों के लिए काफ़ी अवसर भी है आने वाले दिनों में। अगर आप इस पर नज़र डालें तो सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज़ को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ जो लेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है जिसकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है, वो भी अंतिम चरण में है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए काफ़ी अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है। देश की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह मंजूरी दी है। यह वैक्सीन देश की पहली नेजल स्प्रे वैक्सीन होगी। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, कोविड से संबंधित एक काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि आज सरकार ने भारत बायोटेक की इंटरनेशनल वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल दिया है। और ये जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है और कुछ समय पहले SEC से इसको एक अप्रूवल मिला था, इसके ट्रायल्स हुए थे। तो उसके बाद जो डेटा आया और अब जाकर हम देख रहे हैं कि सरकार ने एक नया कदम रखा है, पहली इंटरनेशनल वैक्सीन को आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये जो वैक्सीन दी जाएगी वो 18+ एज ग्रुप के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही दी जाएगी। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो ये अपडेट उस समय पे आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो एक तरह से कम होते जा रहे हैं और आगे जाकर कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं और वो केसेस एक्सप्लोड ना हो, इसी के चलते हमने देखा है कि सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है और भारत बायोटेक की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन, जो देश की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है, उसको सरकार से अप्रूवल मिल गया है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज मुंबई के वर्ली स्थित शमशान घाट पर पारसी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले साइरस मिस्त्री के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में गायत्री मंत्र और गोविंद गोपाल के भजन भी गाए गए। साइरस के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले आकाश अंबानी, HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, NCP नेता सुप्रिया सुले और उनके परिवार के सदस्य पहुंचे थे। साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क पे दुर्घटना में निधन हो गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में एनर्जी संकट पैदा हो गया है। यूरोप का संकट सबसे ज़्यादा गहरा है, क्योंकि रूस की सप्लाई में कमी सबसे ज़्यादा खामियाजा यूरोपीय देशों को भुगतना पड़ रहा है। कितना बड़ा है ये एनर्जी संकट और भारत के लिए भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। तमाम पहलुओं पर कुछ डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। बताइए विश्वमोहन। देखिए, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और खास करके यूरोप की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा संकट वही है। पूरे मंदी के बादल वहां पर गहराते जा रहे हैं। यूरोप में गैस की कीमतें 2 महीने में 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सप्लाई की अगर बात करें तो रूस से सप्लाई वहां पर लगातार कम हो रही है। इस वजह से भारी संकट है। वहाँ की जो की पाइपलाइन है वहाँ से सप्लाई में तेज़ी से कमी आई है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई, उसका असर हो रहा है कि यहाँ पर कारोबार और कंज्यूमर्स को बचाने के लिए यूरोपीय देशों की सरकार के बजट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बजट इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाले समय में मंदी की स्थिति हो सकती है। और ये बोझ इसलिए है कि कंज्यूमर्स को इंडस्ट्री पर बोझ कम डालने के चक्कर में सरकार के बजट पर दबाव है और यही वजह कि वहाँ की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। 20 साल की निचले स्तरों पर यूरो है। पाउंड की बात करें, ब्रिटिश पाउंड की,
तो 37 साल के निचले स्तरों पर आ चुका है। तो ये एक अहम खबर है जो यहाँ पर यूरोप को लेकर संकट गहराता जा रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये संकट क्यों है और कितना गहरा है? यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप का जो की पाइपलाइन है नॉर्थ स्ट्रीम 1, जहां पर सप्लाई काफी कम हो गई। पिछले साल इंपोर्ट में 30% हिस्सा उस पाइपलाइन के जरिए आता था रूस से इंपोर्ट का, लेकिन अब कुल क्षमता का उस पाइपलाइन से 20% से भी कम सप्लाई हो रहा है। रूस चाह रहा है कि वो वहां से सप्लाई को अगर वहां से पाबंदियां यूरोपियन कंट्रीज अगर हटाती हैं तभी वो अपने सप्लाई को यहां से बढ़ाएंगे। और वहां की जो एनर्जी जायंट है गैज़प्रॉम, जो उनके नॉर्थ स्ट्रीम पाइप से लगातार सप्लाई वहां पर कम हो रही है। अब बात करते हैं संकट का हल क्या है। वो वैकल्पिक सोर्सेज पे यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं। तो वैकल्पिक सोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोयले की डिमांड लगातार बढ़ रही है। वो गैस बेस्ड इकोनॉमी थी, इन कोयले पर फोकस बढ़ गया है। कोयले की डिमांड वहाँ पर तेजी से बढ़ती जा रही है और कोयले के दाम आप देख भी रहे हैं कि $460 के ऊपर जा चुके हैं और ये रिकॉर्ड स्तर हैं और लगातार तेजी से यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। कोयले का इंपोर्ट वो कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका और कुछ और खास देश ऑस्ट्रेलिया जैसे, जहाँ पर उनको ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी टाइम वक्त लगता होगा, काफ़ी कॉस्ट भी ज़्यादा हो, तब भी उनके लिए मजबूरी हो गया है। और आने वाले समय में जो विंटर के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व को फिल किया जाए ताकि विंटर में डिमांड और भी ज़्यादा वहाँ पर गैस की बढ़ जाती है। ऐसे में उसको पूरा करने के लिए कितना अहम होगा, इसलिए वो रिजर्व को फिल करने में ज़रूरत है। लेकिन यही नहीं, अगर यूरोप पे संकट आता है तो अगर संकट ज़्यादा गहराता है तो भारत जैसी इकॉनमी भी उसमें संकट में फंस सकता है। भारत के लिए अहम क्यों है? क्योंकि हम 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, क्रूड 85% और 45% हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। हालांकि नेचुरल गैस हमारी इकोनॉमी में करीब 6.5% ही खपत में हिस्सा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा है और ये एक मेजर कंसर्न हमारे लिए है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो इंडिया के लिए दिक्कत यही है कि हम इंपोर्ट पर निर्भर है क्रूड ऑयल को लेकर, और $100 के ऊपर अगर क्रूड की कीमतें बनी रहती है तो संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। 2021-22 की बात करें तो इंपोर्ट बिल करीब 11,000 करोड़ से डॉलर से भी ज़्यादा का हुआ था। 2022 के सिर्फ मार्च महीने में $1,370 करोड़ का इंपोर्ट बिल था, जबकि पिछले साल 2021 के अगर इंपोर्ट बिल की बात करें तो सिर्फ $840 करोड़ का इंपोर्ट हुआ था। तो एक बड़ा गैप हो गया। 2020-21 के अगर इंपोर्ट बिल की बात करें तो भारत ने 6,220 करोड़ का इंपोर्ट किया था। तो एक इंपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एनर्जी संकट जो यूरोप में था वो अब धीरे धीरे पास ऑन एशियाई देश और खासकर भारत पर में भी हो सकता है और हमारी निर्भरता इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा है। इससे आने वाले समय में डेफिनेटली हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी करीब 10 अंक गिरकर 17,650 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 50 अंकों की गिरावट देखी। बाजार को मेटल और सरकारी बैंक शेयरों से सहारा मिला, लेकिन आईटी और एफएमसीजी में कमजोरी देखने को मिली। दिन भर बाजार के एक्शन की पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी ने सुबह 40,000 के दर्शन कराया, लेकिन उसके बाद फिर से वो कमज़ोर हो गया। हालांकि निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है 17,800, 850, फिर 18,000 की तरफ बढ़ने में। तो आज का दिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के नाम रहेगा, लेकिन हाँ मार्केट आज फ्लैट ही बंद हुए हैं। मैं एक एक करके सारे डाटा आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। पहले निफ्टी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही इसमें एडवांस डिक्लाइन भी दिख रहा होगा जो कि आमने सामने ही खड़ा है। करीब 1000 शेयर बढ़े हैं तो 1000 ही शेयर करीब आपको गिरते हुए दिखेंगे। और निफ्टी के अंदर आज की क्लोजिंग 17,650 की फिर से ऊपर आई, भले हम 10 पॉइंट की गिरावट के साथ क्यों ना बंद हुए। अब आते सीधा सेक्टर्स पे कि आज कौन कौन से सेक्टर्स चले हैं। अगर आज आप देखेंगे तो 3 मेजर सेक्टर्स थे जो कि आज मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग कर रहे थे। फर्स्ट था पावर से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर ऊपर थे, इसमें टाटा पावर लीडर साबित हो रहा था। और इसके अलावा एक इंफ्रा, ऑयल एंड गैस के साथ साथ मेटल्स में भी सेकेंड डे हमको बाइंग आते हुए दिखे। तो इस सेक्टोरल के हिसाब से आज 3 ऐसे मेजर सेक्टर्स थे जहां पर आपको अच्छे ट्रेंड बनते हुए दिखे। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। आज बाजार के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, यानी कि निफ्टी के अंदर बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, एनटीपीसी ने न केवल आज का दिन बेहतर था उसका, बल्कि साल का इसने हाई भी लगाया। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज में वापस से खरीदारी आई है।
श्री सीमेंट, अंबुजा दोनों काफ़ी तेज़ी से चलते हुए दिखे। श्री सीमेंट के अंदर आज की तेज़ी 350 रुपये से कहीं ज़्यादा की थी। तो आज ये 4 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट के निफ्टी 50 के अंदर अपनी अच्छी जगह बनाई है। आज लूजर्स की लिस्ट में बजाज फिनसर्व के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर्स भी करीब 2.5 से 3.5% टूटा। ब्रिटानिया और नेस्ले के अंदर भी गिरावट सेकंड डे कंटिन्यू हुई है। इसका मतलब एफएमसीजी के अंदर अभी पैसा इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट के अंदर बीटा थोड़ा हाई है, इसलिए एग्रेसिव शेयर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर आप सीमेंट के अंदर खरीदारी वापस देख पा रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा पीछे है। इन सभी के अंदर नुकसान आते हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर आज क्या हुआ, अगर वहाँ पे आप देखेंगे जेएम फॉडलर, ये एक ऐसा शेयर है पिछले 3 दिन से काफ़ी चल रहा है। आज भी क्लोजिंग इसकी 8% से ऊपर। गुजरात एल्कली, शुगर वाले स्टॉक्स भी आज चले हैं, करीब 7% तो रेन्यू का ही चल गया। और टायर स्टॉक्स ने आज दिन बनाया है ऑटो एंसिलरीज के अंदर, अपोलो टायर्स के अंदर और साथ ही बालकृष्ण दोनों काफ़ी ज़ोर से चले। ये शेयर करीब 17 रुपये यानी कि 7% अपोलो टायर्स आज में आपको चलता हुआ दिखा। अब आते हैं मिड कैप श्रेणी के टॉप लूजर्स काउंटर्स में जो आज बाजार के अंदर कमज़ोर हुए हैं। उसमें आप देखेंगे टीटीएमएल के अंदर आज तेज़ गिरावट आई है। जिन शेयर्स के अंदर थोड़ा कंसर्न्स थे उन शेयर के अंदर वापस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। त्रिवेणी टर्बाइंस 2-3 से चल रहा था, आज प्रॉफिट बुकिंग आई, 5% शेयर टूट गया। और धानी सर्विसेज जिसको पहले इंडिया बुल्स वेंचर्स कहते थे, उसके अंदर भी आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो मिड कैप श्रेणी के अंदर आज आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन इंडाइसिस और बड़े शेयर्स के अंदर थोड़ी चर्निंग हो रही है। सीमेंट और मेटल्स ऊपर आ रहे हैं और इंडेक्स रेंज के अंदर है। शेयर मार्केट में खाता धारकों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। आखिर ये आंकड़ा कैसे तय करेगा देश के भविष्य की तस्वीर, इसी पर पेश है हमारा खास स्पेशल सेगमेंट स्वदेश विशेष। कभी शेयर मार्केट को एक वर्ग का विशेष मार्केट कहा जाता था, मगर बदलते भारत ने इस बाजार को सबका बाजार बना दिया है। जो मार्केट कभी मुंबई, गुजरात, बंगाल तक सिमटा था, वो अब देश भर में फैल गया है। और यही वजह है कि डीमैट अकाउंट की संख्या पहली बार 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब की बार डीमैट अकाउंट की भरमार, पहली बार डीमैट खाते 10 करोड़ के पार। सीडीएसएल और एनएसडीएल ने डीमैट अकाउंट का ये ऐतिहासिक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि अगस्त में 22 लाख नए खाते खुलने के साथ ये उपलब्धि हासिल की गई है। सीडीएसएल के पास 7.16 करोड़ और एनएसडीएल के पास 2.89 करोड़ डीमैट खाते हैं। शेयर बाजार के शानदार नतीजा कहें या बाजार पर बढ़ रहे निवेशकों का भरोसा, जो डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ पार पहुंच गई है। मार्च 2019 में जहां 3.60 करोड़ डीमैट खाते थे, जो मार्च 2020 में बढ़कर 4.09 करोड़ खाते हो गए। लेकिन इसके बाद कोरोना काल शुरू हुआ और लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया। नतीजा मार्च 2021 में 7.7 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए और मार्च 2022 में ये आंकड़े 8.97 करोड़ तक पहुंच गए। डीमैट खातों के बढ़ने की कई वजह हैं, जैसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग का सरलीकरण, निवेश को लेकर लोगों का बदलता ट्रेंड, लगातार आते नए आईपीओ, बाजार में बढ़ता लोगों का भरोसा। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये भरोसा यूं ही बढ़ता रहेगा। बस इसके लिए बाजार को और ज्यादा सजग और जिम्मेदार रहना होगा। डीडी नाउ स्वदेश। तो 100 मिलियन के आंकड़े पर तो डीमैट अकाउंट पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इंडस्ट्री के लिए मतलब है इसका, क्या आम आदमी के लिए मतलब है, निवेशकों के लिए क्या मतलब है, और देश की तरक्की में इस आंकड़े का की कितनी अहमियत होगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब और एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी साहब। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में। प्रभाकर जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। 10 करोड़ का जो आंकड़ा पार कर लिया है डीमैट अकाउंट ने, इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप दोनों ही मेहमान मेरे। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस आंकड़े का महत्व क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है पूरी इंडस्ट्री के लिए ये माइलस्टोन इस समय? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और 10 करोड़ ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हम जो देख रहे हैं, उससे नए हमारे रिटेल कस्टमर इन्वेस्टर आज की डेट में 9.7% इंडिया इनकॉर्पोरेटेड को होल्ड कर रहे हैं।
और ये 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अभी भी थोड़ा डुप्लीकेशन होगा, इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इसमें ग्रोथ आने के लिए। बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो हमने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, और कई लोगों ने ऐसा कहा था कि कोविड के बाद इसमें बहुत ज़्यादा या तो रुकावट आ जाएगी या इसमें स्लोनेस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले 4 महीनों में ये हाईएस्ट मंथली एडिशन था और हमने 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और भगवान की कृपा रही हम सब पर, इस बिजनेस पर, तो 20 करोड़ का आंकड़ा भी दूर नहीं है। बिल्कुल 20 करोड़ का आंकड़ा भी दूर होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिरोज, चर्चा में आपको भी शामिल करना चाहूँगा। आखिर ऐसा क्या बदला, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा, कोविड से पहले की बात करें तो जो ग्रोथ होती थी डीमैट अकाउंट के नंबर्स की, वो काफ़ी स्लो होती थी। पिछले 3, 4, 5 सालों में हमने देखा कि सडनली डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अचानक ऐसा क्या बदला? लोगों की दिलचस्पी शेयर बाजार में इतनी क्यों बढ़ने लगी अचानक से? देखिए सुमित्रा जी, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी और बहुत सारे और कारण जो आपने बताए, उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से एक जो कोविड के बाद एक निवेशक को एक वक्त थोड़ा ज्यादा मिला, घर पे ज्यादा मिला, तो उन्होंने सोचने लग गए कि कैसे मैं अपना निवेश करूं, और ये जो एक्स्ट्रा वक्त मिल रहा है मुझे, जो ट्रैवल से मैं बच रहा हूं 2-3 घंटे का, तो लॉकडाउन में काफी लोग का रुझान डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम के चलते बहुत ज्यादा बढ़ गया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट 10 सालों में रियल एस्टेट की जो परफॉर्मेंस है, गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है, इतनी स्टुपेंडस नहीं रही है। तो इसको कहते हैं टीना फैक्टर। वेयर एल्स कैन समबडी इन्वेस्ट? इक्विटी में डालना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, उसी को टीना कहते हैं। तो रियल एस्टेट में अगर आप हिसाब करके देखें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई भी मेट्रो सिटी में अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके देखें तो 5, 7, 8% ज्यादा की रिटर्न नहीं आई है 10 सालों में। गोल्ड ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है फ्रॉम अ कंपाउंडेड रिटर्न पर्सपेक्टिव। तो इक्विटी, दैट्स द सेकंड रीजन। थर्ड, डीमैट के माध्यम से म्यूचुअल फंड भी लोग आज खरीदने लग गए हैं, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप 3 एसेट्स को खरीद सकते हो। इक्विटी भी खरीद सकते हो, डेट भी खरीद सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो। यहाँ तक कि रियल एस्टेट के जो रीट्स हैं वो भी आप अपने डीमैट अकाउंट में खरीद के रख सकते हो, क्योंकि डीमैट अकाउंट में 4 एसेट्स आप अपने आप के जो एसेट्स हैं उसको स्टोर कर सकते हो। सो डीमैट अकाउंट, ये जो एजुकेशन सेबी ने किया है, स्पेशली म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टर एजुकेशन जो 2013 से चालू हुआ है, उसकी वजह से काफी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आया है, ऑफ कोर्स कैटलाइज्ड बाय कोविड एंड देयर इफेक्ट्स। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही फिरोज, की न सिर्फ लोगों का रुझान बढ़ा है, बल्कि यहाँ पर चूंकि ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर खरीदने के लिए ही नहीं, और दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए भी डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल हो सकता है। प्रभाकर जी, आपने कहा यहाँ पर कि भगवान ने चाहा हमारे साथ, अगर देश की तरक्की इस तरह चलती रही, बहुत जल्दी हम 20 करोड़ के आंकड़े तक भी पहुँच जाएंगे। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह की, जो सवाल मैंने अभी फिरोज से पूछा, उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह की ग्रोथ हमने पिछले कुछ सालों में देखी, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में जो ग्रोथ है, जो डीमैट अकाउंट के नंबर्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है शायद इस समय, अब यंग लोग बहुत इजीली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, क्या ये वजह दिखती है आपको? बिल्कुल ज़्यादा तेजी के साथ आएगी। देखिए, आज से कुछ समय पहले तक हम अपने सारे क्यूज हमारे मार्केट के बारे में हम अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से लेते थे। आज उन मार्केट्स को देखिए, उनमें हाई इन्फ्लेशन रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद भी आपने पिछले 4-5 महीनों में देखा होगा कि किस तरह से एफआईआई को रिटेल ने रिप्लेस किया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और आप जहां तक कोविड की बात कर रहे हैं, जहां पे लोगों के पास समय था, तो अब तो लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है लास्ट 1 साल से, फिर भी हम ये नंबर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपने हमारे नंबर्स देखे होंगे, हमारे नंबर्स में सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं, इवन नंबर ऑफ ऑर्डर्स में इंक्रीज दिखेगा आपको। एडीटीओ में 20% का इंक्रीज दिखेगा अक्रॉस सेगमेंट्स। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज से कुछ समय पहले तक लोगों के पास एक्सेस नहीं था टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, उनके पास नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, बहुत सारे फ्रॉड्स लोग थे, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करते थे। आज की डेट में एजुटेनमेंट के नाम पर यूट्यूब, बहुत सारे चैनल्स, इंस्टाग्राम में बहुत सिंपल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और लोग बहुत ही यंग एज में मार्केट में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो सेविंग्स में और इस तरह की सेविंग्स में डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 करोड़ की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी,
उसके बाद है हमारी यंगर पॉपुलेशन जो नई चीजों को ट्राई करना चाहती है, और तीसरी बड़ी चीज है हमारे जैसे फिनटेक ब्रोकर जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला है। आज भी कस्टमर हम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और क्योंकि आज हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से आज भी हम टॉप 3 प्लेयर्स हैं अपने फील्ड में। बिल्कुल सही बात है। यंग जनरेशन भी सामने आ रही है, टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है। फिरोज, इस समय जो मन में सवाल आता है वो ये कि ये 10 करोड़ का जो नंबर है, कहीं ये सिर्फ नंबर ही तो नहीं है कि लोग क्योंकि अकाउंट खुलवाते हैं कई बार, और लोग ये दिमाग में रख के अकाउंट खुलवाते हैं कि अब शेयर बाजार में कुछ ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, और फिर कई बार भूल जाते हैं, वो अकाउंट सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह जाता है। तो जैसा यहाँ प्रभाकर जी भी कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या दरअसल ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं? क्या लोग अब जब ऑफिसेज खुल गए हैं उनके पास अब समय उतना ही है जितना कोविड से पहले होता था? अब दफ्तर जाना भी है, आना भी है, और उस बीच में समय निकालकर शायद शेयर बाजार में का हिस्सा भी बनना है। तो क्या अभी भी लोग उसी तरह के ऑर्डर्स दे रहे हैं? क्या उसी तरह का बिजनेस अभी बढ़ रहा है, या ये 10 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा ही है? नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 10 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ऑफ कोर्स डुप्लीकेशंस तो होंगी। अगर हम 10 करोड़ अगर हम विजुअलाइज करें, 10 करोड़ लोग, या ऑफ कोर्स डुप्लीकेशंस होंगी, थोड़े डोमेंट अकाउंट्स होंगे, काफी सारे डोमेंट अकाउंट्स भी होंगे, बट 10 करोड़ का आंकड़ा इज अ रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव अकाउंट्स। बट सेकंड चीज ये है कि ज्यादातर काफी बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऑर्डर भी ना दे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी खरीद के भी रखे, लार्ज कैप नेम्स को खरीद के रखे, तब जाके पैसे बनते हैं। अगर मेरा तो यही उम्मीद है कि रिटेल निवेशक ट्रेडिंग करने ना लग जाए। ट्रेडिंग करेंगे तो मायूस होंगे, काफी बार रिटर्न नहीं बनती है, और वो एक बार अगर इक्विटी से अपने आप को लॉस में महसूस करते हैं तो फिर बाहर रह जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट अगर ज्यादा ट्रेड्स भी ना हो, बट अगर स्टॉक को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, दैट्स आल्सो आई थिंक अ ग्रेट स्टार्ट पॉइंट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर है और ये जेन्युइन नंबर है। डुप्लीकेशंस होंगी। आज हमारी कंट्री में म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन देख लीजिए, 16% ऑफ जीडीपी है। यूएस में 140% ऑफ जीडीपी इज द म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन। आज अगर आप देखते हैं तो ईपीएफओ अकाउंट्स ही 20-25 करोड़ के हैं। तो ये 10 करोड़ का नंबर जो पोटेंशियल है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो काफी आगे चलते हुए भी काफी पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन इज पॉसिबल, बिकॉज अगर स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में एम्प्लॉइज 25-30 करोड़ हैं तो डीमैट अकाउंट 10 करोड़ क्यों होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी, और यही मैं पूछना चाहता था फिरोज आप ही से कि यहाँ से आगे की राह क्या, क्योंकि जिस तरह का जितना बड़ा देश हमारा है, जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, हाल ही में खबर आई कि भारत ने जो है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। अब हम 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। जाहिर तौर पर इसमें इक्विटी मार्केट्स का, कैपिटल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, जो शायद नहीं है हमारे देश का अभी। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए यहाँ से अब, चाहे वो रेगुलेटर्स हों उन्हें, या फिर जो यंग इन्वेस्टर्स हों उन्हें, कि वो उस ग्रोथ का, इस तरक्की का हिस्सा बन सके? पहले तो आई थिंक हर कॉन्स्टिट्यूएंट को, इंडिया के हर कॉन्स्टिट्यूएंट को, हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि इक्विटी में इंडिया अगले काफी साल तक, एटलीस्ट 10-20 इयर्स तक इंडिया की परफॉर्मेंस चलने वाली है। इट्स अ सेक्युलर बुल रन, माय ओपिनियन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आपने एफडी से 2-3 गुना ज्यादा रिटर्न कमानी है, अगर एफडी में आपको पोस्ट टैक्स 4.5-4% मिलता है, तो इक्विटीज में अगर आपको 12-13%, 14% मिलता है, तो उसके लिए आपको 1-2 त्याग तो करने होंगे। लॉन्ग टर्म अपने पैसे को भूलना होगा, और थोड़ी सी मार्केट की उतार चढ़ाव जो हर साल होती है, मार्केट का वर्ताव है, उसको सहन करने की शीलता लानी पड़ेगी, सहन शक्ति लानी पड़ेगी। ये एक दूसरी चीज है। तीसरी, आई थिंक रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया। म्यूचुअल फंड के माध्यम से 0.02% ऑफ म्यूचुअल फंड एयूएम जो आज 38 लाख करोड़ है, उसका 2 पैसा 0.02% हो जाता है 700 करोड़ प्लस। इतना बड़ा बजट इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए कॉर्नर किया गया है, और लास्ट 8 सालों से 9 सालों से ये चल रहा है। तो इस बार जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो लालच पे, ग्रीड के आधार पे नहीं आ रहे हैं, और वो एजुकेशन के आधार पे आ रहे हैं। चौथी बात यह है कि इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है ग्लोबल मार्केट से, उसको सस्टेन करने के लिए इंडिया का डोमेस्टिक पैसा काफी है मेरे हिसाब से। आज आप एसआईपी का आंकड़ा भी अगर इसके साथ देखना चाहें तो 12,000 करोड़ की एसआईपी हो गई है। 10 साल पहले 500 करोड़ की एसआईपी महीने की होती थी, आज 12,000 करोड़ की है।
ये एसआईपी का आंकड़ा मेरे हिसाब से अगले 4 साल में 25,000 करोड़ हो सकता है। तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस की वजह से अच्छे पोर्टफोलियोज दिखेंगे, तो और लोगों का रुझान एक्विटीज में जो एंसेस्ट्रली इंडिया में नहीं है, यूएस में एंसेस्ट्रली एक्विटीज में पैसा डलता है, इंडिया में सिर्फ फिजिकल एसेट्स के प्रति प्रेम था, अब वो बदलता दिख रहा है। भारत और अमेरिका के मजबूत आर्थिक संबंधों का बेस्ट वक्त आना अभी बाकी है। अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बिजनेस जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। सैन फ्रांसिस्को में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में उन्होंने कहा कि भारत निवेश के सबसे अच्छे मौके मुहैया करवा रहा है, ऐसे में इन्हें ना गंवाएं। Truly very satisfied at the end of day one. I see huge potential, and I see our partnership with the US, a partnership of trust, resting on the 3 pillars of trade, technology and talent, only going from strength to strength. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।